नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज्य पे और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत तमाम बड़ी खबरों के साथ करेंगे। नवरात्र में गरबा डांडिया को लेकर धार्मिक विवाद तेज हो गया है। काशी के पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती की अगुवाई में संतों ने गरबा में गैर हिंदुओं विशेषकर मुसलमानों के प्रवेश पर कड़ा विरोध जताया। संतों ने शंखनाद कर हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया, जिन पर लिखा था गरबा डांडिया में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित हो, और ये भी लिखा था कि नो हिंदू नो एंट्री गरबा डांडिया। संतों ने आयोजकों से आधार कार्ड, वोटर आईडी देखकर ही एंट्री देने की मांग की है। इस मुद्दे पर गरबा डांडिया कार्यक्रमों को लेकर धार्मिक विवाद का एक नया दौर शुरू हो गया है। दुर्गा पूजा पंडाल हैं, गरबा वाले हैं, डांडिया वाले या जो भी धार्मिक कुंभ, अर्ध कुंभ, माघ मेला या जो भी हिंदुओं के पर्व त्योहार हैं, उसमें जो सनातन धर्म नहीं मानता उनकी आईडी, चाहे आधार, चाहे वोटर, चाहे पैन कार्ड, उनकी आधार चेक करने के बाद ही उनको एंट्री देना चाहिए। जो सनातन हिंदू धर्म को नहीं मानता उनको 100% प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। मैं देश के 100 करोड़ सनातनियों से आह्वान करना चाहूँगा कि अपने पर्व त्योहारों में सनातन के अतिरिक्त लोगों को प्रवेश न दें, और अगर देते हैं तो उसका परिणाम भारत सरकार के जो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है उसमें 11 करोड़ लमसम लड़कियों को यहाँ से किडनैप किया जाता है, उनके अंगों की तस्करी की जाती है, विदेशों में बेचा जाता है। ये सब ना हो, इसके लिए हिंदुओं को एक रहें, संगठित रहें और अपने धर्म नियमों का पालन करेंगे तो सुरक्षित और संरक्षित रहेंगे। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां गोला गोकर्णनाथ में सड़े फलों से जूस बनाए जाने का मामला सामने आने पर हड़कंप मच गया। सुदर्शन न्यूज के खबर के बाद खाद्य विभाग की टीम जिला मुख्यालय से तत्काल मौके पर पहुंची और बदबूदार जूस बेचने वाली दुकान पर छापेमारी की। दुकान मालिक मौके से फरार हो गया। कार्रवाई के बाद शहर की कई अन्य जूस दुकानों ने भी दुकानें बंद कर दी हैं, जिससे लोगों में आशंका और दहशत फैल गई है कि कहीं बाकी दुकानदार भी मिलावट तो नहीं कर रहे। मौके पर कोतवाली पुलिस भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मौजूद रही। जनपद लखीमपुर खीरी के छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ में खड़े हैं। आप देख रहे हो, हम बीच मार्केट में इसमें हैं। ये अलीगंज रोड हमारे यहाँ छोटी काशी का कहा जाता है। जैसा कि कहा जाता है कि कोई भी अगर पेशेंट, मरीज बीमार पड़ता है अच्छी तरह से, तो डॉक्टर उसको प्रेस्क्राइब करते हैं कि बच्चे को या इसको व्यक्ति को जूस दे देना, अनार का जूस दे दो, उससे ताकत आएगी। तो जनता, प्रदेश की जनता या देश की जनता जूस पर विश्वास करती है, डॉक्टर पर विश्वास करती है। डॉक्टर के द्वारा बताए हुए जगह पर वो जूस पीने के लिए जाता है, लाता है। लेकिन हम आपको वो चीज़ दिखाना चाहते हैं जो छोटी काशी में नगर पालिका परिषद के सभासद को जूस पीना बहुत ही महंगा पड़ गया। जूस स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आए हैं। आप देख सकते हो, हम एक जूस कॉर्नर पर खड़े हैं। इसके एक नहीं कई ब्रांचेज यहाँ पे चल रही हैं। आप देख सकते हो जूस की पोजीशन ये है, अनार पूरा सड़ा हुआ है। ये अगर अनानास पे नज़र डाली जाए तो पूरा पूरा अनानास सड़ा हुआ है। हमने बहुत से ऐसे विजुअल्स दिखाए हैं, चैनल पर दिखाए हैं, जिसमें सूड़ियाँ बजबजाती हुई नज़र आ रही हैं। सारा सड़ा हुआ फल जो है, इसका जूस बनाया जा रहा है। आप देख सकते हो, ये सारे सड़े हुए फल का जूस बनाया जा रहा है। ये जिस तरह से दिखाया जा रहा है, ये इस तरह से पूरा जूस में यूज किया जा रहा है और जनता इसको विश्वास के साथ पीती हुई नजर आ रही है। तो हमारे साथ यहाँ पर काफ़ी लोग खड़े हुए हैं। इसमें बजरंग दल के भी लोग खड़े हैं, अन्य अन्य दल के लोग खड़े हैं, जिन्होंने जूस को पिया है वो भी यहाँ पे कहीं खड़े हैं। तो आइए चलते हैं। अशोक जोशी जी हमारे साथ खड़े हैं, जो ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पे प्रक्रिया क्या है। जूस विक्रेता स्वास्थ्य के साथ कैसे खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह से जनता को गुमराह कर रहे हैं, जबकि प्रशासन की भी नज़र इस तरह के खाद्य पदार्थों पर बनी हुई है। फूड इंस्पेक्टर आते हैं और चले जाते हैं। जनता का ये कहना है कि फूड इंस्पेक्टर तो आते हैं, लेकिन होली, दीपावली, ईद जैसे त्योहारों पर ही वो दिखाई पड़ते हैं। बाकी क्या कार्रवाई हुई है उसका अता और पता नहीं है। जबकि फूड इंस्पेक्टर का दौरा लगता है, फिर भी जूस विक्रेता या खाद्य पदार्थ के जो मालिक हैं, इतनी ताकत उनके अंदर कहां से आती है तो इस तरह का जूस पूरे जनता के बीच में सप्लाई करते हैं। तो इसी से संबंधित हमारे बजरंग दल के अशोक जोशी जी हमारे साथ खड़े हैं, वो क्या बताना चाहेंगे, आइए चलते हैं। अशोक जी, आप बताइएगा कि आपके नगर में फूड इंस्पेक्टर का दौरा रहता है, पुलिस के भी, प्रशासन के भी हमारे जवान
जूस भी पीते हैं, दूध भी पीते हैं और मिठाई भी खाते हैं, हर जगह खाद्य पदार्थ का प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी ये सड़े हुए फल का जूस लोगों के पेट में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। क्या बताना चाहिए? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि फूड इंस्पेक्टर केवल और केवल कोरी कार्रवाई करते हैं और जो सही लोग होते हैं केवल उनको परेशान करने का काम किया जाता है। और जहां पर इस तरीके से सड़े गले फल जो जनता को खिलाए जाते हैं, अभी आपने देखा होगा कि कई बार हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं कि गोला गोकर्णनाथ में सावन का मेला लगता है, हजारों लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर प्रसाद की अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं, वहां पर नकली प्रसाद बनाए जाते हैं जो गोला भर में सप्लाई होते हैं और मंदिर तक वो प्रसाद चढ़ने के लिए जाता है। ये सब जब आपको पता है और फूड इंस्पेक्टर का भी दौरा रहता है, छापे पड़ते हैं, फिर भी इस तरह की प्रक्रिया होती है, तो आप लोग इस पे क्या करते हैं, क्यों नहीं कार्रवाई करवाते? देखिए, कार्रवाई करने का मतलब ये थोड़ी ना है भाई, सरकारी अधिकारी पर हम लोग कोई प्रेशर बना सकते हैं ना, कोई उसको खींच करके तो ला नहीं सकते हैं। ये तो प्रशासन को चाहिए, शासन को चाहिए कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करे जो ऐसे अफसर जो है लापरवाही करते हैं। आज ये पोजीशन है कि यहाँ पर एक सभासद आकर के उन्होंने जूस पिया, ये बहुत दिन से दुकान चल रही है, इस गोला जूस और दिल्ली जूस के नाम से कई जगह पर कई शहरों में इनकी पकड़ा धकड़ी हो चुकी है और गंदे संदे ये जूस पिलाते हैं, लोगों की आस्था से खिलवाड़ करते हैं। इस समय नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि में व्रत वाले भी जूस पीते हैं, जो बीमार हैं वो भी जूस पीते हैं, वृद्ध महिलाएं बच्चे सब जूस पीते हैं। लेकिन आज ये जो प्रकरण सामने आया है, ये तो कहिए कि उन्होंने देख लिया, उसकी वीडियोग्राफी कर ली, फोटो खींच लिए तो ये पता भी चल गया, नहीं तो ये आए दिन ये ऐसे सब पीते रहते और बीमार होकर के मर जाते। ये जो दुकान है किस व्यक्ति की है, किस समुदाय की है, ये कुछ जानकारी मिली? देखिए, शाम को ये व्यक्ति अपना नाम अरविंद बता रहा था और इस समय ये इरफान हो गया है। इस पे क्या कहा जाए, क्या मतलब सोचा जाए? तो ये तो सीधे सीधे एक तरह से जूस जिहाद हो गया ना भाई, ये जूस जिहाद हो गया। माननीय योगी जी ने भी कहा है कि आप अपने दुकान के ऊपर नाम लिखवाइए, ठीक है, आप अपने दुकान पर नाम लिखवा करके बेचिए कोई जूस, जिसको पीना होगा वो पिएगा, जिसको नहीं पीना होगा वो नहीं पिएगा। यहाँ पर और भी दुकानें गोला में चलती हैं जो सामने काट करके जूस पिलाते हैं, कोई वहाँ पर उनसे धर्मवाद तो नहीं होता है, उनसे ये भी नहीं पूछा जाता आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं। यहाँ पर यह भी शंका हो गई है कि ये दुकान किस व्यक्ति की है, किस समुदाय की है, जबकि प्रदेश और केंद्र सरकार के द्वारा ये साफ साफ निर्देशित किया गया है कि हर व्यक्ति खाद्य पदार्थ की दुकानों पर अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, ये पूरा समुदाय सहित नाम लिखकर लगाएगा, लेकिन इस तरह का मामला यहाँ पर कहीं दिख नहीं रहा। जबकि बीते हुए कुछ ही समय में व्यक्ति अरविंद नाम का व्यक्ति था जो कि हिंदू सनातन धर्म से नाम रखता था, लेकिन अब वो कुछ ही घंटे में इरफान में बदल गया। इससे क्या कहा जाए, इससे कौन सा क्या गेस किया जाए? ये साफ साफ लोगों का कहना है कि ये नाम से मतलब नहीं है, जूस जिहाद से मतलब है, जूस जिहाद के नाम से खिलवाड़ हो रहा है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ साफ साफ खुलता हुआ नजर आ रहा है। आक्रोश के नाम पर अगर आप देखें तो जनता में, चाहे पत्रकार हो या डॉक्टर हो या पुलिस प्रशासन हो, XYZ आम जनता हो, सबके मन में आक्रोश आ गया है क्योंकि सभी के बच्चे, सभी का स्वास्थ्य, सभी के साथ खिलवाड़ करता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ में ये दिल्ली जूस कॉर्नर भी पास में खुला हुआ है हमारे दाहिने बाएं हाथ की तरफ, वो भी भाग चुका है। इससे सिद्ध होता है एक के मारे एक मरे, दूसरा खौफ खाए मर जाए, ये वो भाग गया और भी जूस कॉर्नर वाले भाग चुके हैं छोटी काशी से। राजेश वर्मा की रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी से, सुदर्शन न्यूज के लिए। अब बात करते हैं बिजनौर की, जहां धामपुर कस्बे में संपत्ति विवाद के चलते सगे भाई ने ही अपने छोटे भाई की गला दबाकर हत्या कर दी है। मृतक मोनू सैनी की हत्या बड़े भाई रवि सैनी ने घर में अकेले पाकर कर दी। परिजनों के अनुसार दोनों भाइयों में लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मृतक की बहन और रिश्तेदारों ने न्याय की मांग की है। घटना ने कस्बे में दहशत और दुख का माहौल पैदा कर दिया है। मैं कल रात यहाँ 8:30 बजे आया था और दही देने के लिए, कहना कि मैं दही दीजिए, मैं रायता बनाऊंगा। मैं 8:30 बजे आया, दही वही देख के चला गया उस टाइम। वो कहने लगा कि फिर 1 घंटे बाद आ जाइयो, मैं दही रायता बनाऊंगा, अपना खाना रखूंगा, तुम दिखा लियो यहाँ के। मैं ठीक है, 9:45 बजे यहाँ आया 50 पे, देखा था आगे से गेट लगे हुए और नीचे से डंडाला गिरा हुआ। डंडाला मैंने खोला, मैंने देखा सामने अंदर पंखा बनता हुआ, पंखा बनता और ये कंबल से, काले कंबल से लिपटा हुआ पड़ा था। फिर गर्दन बाहर थी, ये देखा। तो पहले किसको सूचना दी आपने?
पहले मैंने इनके भैया को दे दी, बड़े वाले के रवि को। अच्छा, ये ऊपर लेट रहे थे, मैंने इन्हें उठाया, ये आए करके। लोग बता रहे हैं कि भैया ने भैया का गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया, क्या कहना है इसमें? देखिए जो मैंने देखा है, मैं तो ये कह रहा हूँ, ऐसा तो जो कंबल में लिपटे हुए देखा है उसको। तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया भाई को? जी हाँ, ले लिया। ये मारा, मेरे भाई को मारा। कैसे, किसने मारा है, किस पे शक है और किसको पुलिस ने गिरफ्तार किया? तो घर में ही है, बाहर किसी पे ना है, बस घर में ही है सब। तो पुलिस ने किसको गिरफ्तार किया है? बड़े भाई को। उसी पे शक है आपको? जी हाँ। किस समय सूचना मिली थी आपको? रात 10 बजे सब में पहले मेरे पास ही गया फोन। अच्छा, तो पुलिस को सूचना दे दी थी आपने? मैं तो खुद गुलदार बीच में रास्ते में मिल गया था नहर पे, मैं रात ही आ रही थी, फिर मैं आ नहीं पाई। खबर में अब बात करते हैं प्रयागराज की, जहां फूलपुर थाने के गांव में ट्रांसपोर्टर की पत्नी ने अपने 20 साल छोटे प्रेमी के साथ मिलकर घर में फर्जी डकैती की साजिश रची। महिला ने पहले घर में रखे 16 तोला गहने बक्से में छिपा दिए और फिर पुलिस को नकाबपोश बदमाशों द्वारा 18 लाख की डकैती और 6,000 की नकदी लूटने की झूठी सूचना दी। जांच में कोई जबरन घुसने के सबूत नहीं मिले और पुलिस ने सर्विलांस पूछताछ के बाद साजिश का खुलासा किया। आरोपी महिला और उसका प्रेमी गिरफ्तार कर जेल भेजे गए, गहने भी बरामद हुए हैं। ये थाना फूलपुर में 22 तारीख को लगभग रात्रि को 11:30 बजे के आसपास थाने पे सूचना प्राप्त हुई थी कि वीरकाजी गांव में एक घर में 2 नकाबपोश लोग द्वारा घर में घुसकर चाकू की नोक पे बंधक बनाकर ज्वेलरी की लूट की गई है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत करते हुए विधिक कार्रवाई करने हेतु टीमों का गठन किया, जिसमें जब सर्विलांस और अन्य माध्यम से जांच की गई तो ये पाया गया कि ये घटना जो है पूर्णतः फर्जी थी और इसमें जो आवेदिका थी उसके द्वारा उसके द्वारा ये पूरा घटनाक्रम अपने जो उसका प्रेमी था शहनवाज, उसके साथ मिलकर कारित की गई थी। दोनों की प्लानिंग थी कि जो जेवरात है उसको छुपा लेंगे और बाद में जब ये मामला सब शांत हो जाएगा तो उसको गलाकर उसको दोबारा से वो इस्तेमाल करेंगे। दोनों के बीच में 1.5 वर्ष प्रेम संबंध था, तो दोनों का लंबे समय से ये प्लानिंग थी कि दोनों भाग के फिर शादी करेंगे। इस संबंध में इनके द्वारा ये इसको गबन करने हेतु ये घटना दिखाई गई थी। इसमें दोनों अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है तथा इसमें जो ज्वेलरी थी वो अभियुक्ता की निशानदेही पे उसी के घर से बरामद की गई है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है तथा मुकदमे में फर्जी साक्ष्य बनाने और फर्जी सूचना देने के संबंध में सुसंगत धाराओं में तरमीम करते हुए विधिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ में पिता ने रेस्टोरेंट में बेटी और उसके प्रेमी को गोली मारी, किशोरी की मौत हो गई है। खबर आजमगढ़ से है, जहां लालगंज बाईपास पर स्थित रेस्टोरेंट में उस समय अफरा तफरी मच गई जब काउंटर के पास एक पिता ने अपनी बेटी और उसके प्रेमी को अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मार दी। वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना देते हुए दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां दोनों की हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। घटना में लड़की की मौत हो गई है जबकि युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में देवगांव थाना क्षेत्र के न्यू वेलकम फैमिली रेस्टोरेंट में एक पिता द्वारा अपनी पुत्री और एक अन्य लड़के को फायर मारकर घायल किया गया था। इसमें जो घायल लड़की थी उसकी मृत्यु हो गई है, जिसके शव को मोर्चरी में रखाया गया है। इस संबंध में थाना देवगांव पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जो लड़का घायल हुआ था उसका इलाज हायर सेंटर बनारस में चल रहा है। जो इसमें नामजद अभियुक्त है और जो लड़की का पिता है उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। खबर कानपुर से, जहां घाटमपुर में नवरात्र के अवसर पर कुष्मांडा माता के मंदिर में 51,000 दीप जलाकर भक्तों ने मंदिर को जगमगाया। घाटमपुर विधायिका सरोज कोरील ने भी मंदिर पहुंचकर दर्शन किए और दीप दान किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों ने मिलकर 51,000 दीप जलाकर मंदिर की शोभा बढ़ाई है। मान्यता है कि कुष्मांडा माता का ये मंदिर घाटमपुर में ही स्थित है, जहां दूर दूर से भक्त दर्शन करने आते हैं। कहा जाता है कि माता को कुंभा फल चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और इस पूरे कार्यक्रम में बच्चों ने रंगोली बनाई, जिसने विधायक सरोज कोरील का मन मोह लिया। उन्होंने बच्चों को सम्मानित किया और कहा कि ये बच्चे देश का भविष्य हैं
उनका मनोबल बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। विधायिका प्रतिनिधि मनीष तिवारी ने भी बच्चों को पुरस्कृत किया और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस समय हम मौजूद हैं घाटमपुर के कुष्मांडा माता के दरबार में, और जो कुष्मांडा माता का दरबार ये सिद्ध पीठ है, और कहते हैं कि भारत में ये जो कुष्मांडा माता का दरबार है ये सिद्ध पीठ सिर्फ यहीं घाटमपुर में है। जिस तरीके का आज चौथा दिन है और यहाँ घाटमपुर में विशाल दीपदान होता है, और दीपदान की क्या मान्यता है आज के दिन हमारे बीच में कोई भक्त, क्या नाम है आपका? सुनील वाजपेयी। आज यहाँ पे दीपदान होता है मैया के दरबार में, क्या मान्यता है? क्या मान्यता है कि हर साल चैत नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में जो माँ कुष्मांडा का जो चतुर्थी के दिन जो है दीपदान किया जाता है और भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। भक्त यहाँ आसपास के जिलों से, कानपुर देहात, कानपुर नगर से, सब जगह से आते हैं और दीपदान करके अपना मतलब जो कामना होती है उसकी माँ कुष्मांडा से कामना करते हैं। अच्छा, इतिहासों में भी लेख है कि घाटमपुर की कोढ़ा मैया, मैया निकली खोल पताल। तो जिस तरीके मैया के दरबार में आज चतुर्थ दिन है और दीपदान है मैया के दरबार में, यहाँ पे भारी संख्या में भक्त आए हुए हैं। गोविंद शुक्ला के साथ लाखन सिंह, सुदर्शन न्यूज, घाटमपुर। ललितपुर में शारदीय नवरात्र के अवसर पर शक्ति स्वरूपा मां भवानी के भव्य पंडाल सजाए गए हैं। कलश स्थापना के साथ ही माता की आराधना का शुभारंभ हुआ। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर मां दुर्गा, मां काली, मां शेरावाली समेत मां के विभिन्न स्वरूपों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। पंडालों में दिन भर माता की जयकारी, कीर्तन और रात्रि को भजन संध्याओं का आयोजन किया जा रहा है। आजाद चौक, कटरा बाजार, नदीपुरा, लक्ष्मीपुरा, नेहरू नगर अन्य स्थानों पर भव्य झांकियां सजाई गई हैं, जो भक्तों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। पूरा क्षेत्र भक्ति और आस्था के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता है। सारी व्यवस्थाएं पहले डब्बू भैया के एवं लल्लू भैया के कायम मौसम होता था। सुभाष भैया के चारों जब से आया है किसी से कोई चंदा नहीं लिया जाता। स्वेच्छा से जो दान पेटी में डाल दे उसी से काम होता है। बाकी सारा खर्चा पूर्व चेयरमैन नगर पालिका श्री सुभाष जायसवाल ही उठाते हैं। सारी व्यवस्थाओं की देखरेख, भंडारा, खाना, जो भी खर्चा है सब सुभाष जायसवाल उठाते हैं। लगभग कितना 38 साल चल रहा है? लगभग कितने साल हो गए? 38 साल? नहीं 46-48 साल हो गए हैं। हमारे अंदाज से 48 साल हो गए हैं। आज जब यहाँ तो है, क्या कहेंगे झांकी के बारे में? माता रानी माँ वैष्णो महोत्सव समिति माँ वैष्णो रानी का दरबार है। सुबह प्रातः 8 बजे माता रानी की मंगलमय आरती होती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, नवारण मंत्र जाप होता है, हवन भी होता है माता रानी का, और भंडारा होता है। सारी व्यवस्थाएं सही चल रही है? बढ़िया व्यवस्था है। कोई पुलिस व्यवस्था वगैरह कोई कमी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पुलिस प्रशासन भी खूब सेवा में है, तत्पर है। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। और माँ वैष्णो महोत्सव समिति से आदरणीय सुभाष जायसवाल जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया सुंदर व्यवस्था है। हमारे पूज महाराज, मुन्ना महाराज जी देवी माता रानी की सेवा में रहते हैं। भैया सभी भक्तगण खूब सेवा कर रहे हैं, खूब आनंद आ रहा है। फर्रुखाबाद में पुलिस अधीक्षक आरती सिंह के नेतृत्व में चलाए जा रही ऑपरेशन लंगड़ा के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी। कन्नौज से डकैती की नियत से फर्रुखाबाद आए शातिर जिहादी अपराधी मोहम्मद अमजद को पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने के बाद दबोच लिया गया। अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि नवरात्र में अपराधियों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चल रहा था। इसी दौरान थाना जहानगंज क्षेत्र के काली नदी पुल पर बाइक सवार को रोका गया तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में अमजद के पैर में गोली लग गई। मौके से तमंचा, कारतूस, खोखा बरामद कर लिया गया है। घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। माँ दुर्गा पूजा के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चेकिंग के लिए आदेशित किया गया था। इसमें थाना जहांगगंज को भारी सफलता प्राप्त हुई है। काली नदी पे चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति आता हुआ दिखा। उसने जब रोकने का प्रयास किया तो वो रुका नहीं और पुलिस पार्टी में फायरिंग करने लगा। जवाबी फायरिंग में व्यक्ति घायल हो गया। जब बाद में उससे पूछा गया तो उसने नाम पता अपना अमजद खान बताया, जो कि रहने वाला कन्नौज डिस्ट्रिक्ट का है। वो बहुत ही साथी किस्म का अपराधी है, अंतर्जनपदीय अपराधी है। उसके खिलाफ लगभग चोरी, लूट, डकैती के 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हैं। अपराधी के पास से एक तमंचा, खोखा कारतूस, कुछ जिंदा कारतूस, एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं। एशिया के सबसे बड़े लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर का पदभार हाल ही में नई कुलगुरु डॉक्टर कल्पना शर्मा ने संभाला। पदभार ग्रहण करने के बाद डॉक्टर शर्मा ने एक पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने संस्थान की उपलब्धियों, आने वाली योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए संस्थान शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों एवं छात्राओं को प्रोत्साहित करेगा।
इसके तहत शारीरिक शिक्षा और खेल में रुचि रखने वाले छात्रों का चयन लैब टेस्टिंग के माध्यम से किया जाएगा। डॉक्टर कल्पना शर्मा ने ये भी कहा कि संस्थान में छात्रों की प्रवेश संख्या बढ़ाने के लिए सीटें बढ़ाई जाएंगी और 400 छात्रों 200 छात्राओं के लिए नए हॉस्टल बनाए जाएंगे। इसके अलावा खेल विशेषज्ञों की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि छात्रों को बेहतर प्रशिक्षण मिल सके। इस मौके पर संस्थान के रजिस्ट्रार यतीन्द्र सिंह भी उपस्थित थे। बच्चों का वो करीब 8 वर्ष का अगर कोई बच्चा है तो 8 वर्ष का बच्चा क्या एथलेटिक्स कर सकता है, स्विमिंग कर सकता है, या किस तरह के वो खेल में रुचि लेता है, या वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है या मोटर कंपोनेंट्स कैसे हैं, तो उसकी टेस्टिंग। तो टेस्टिंग के लिए हम लैब के थ्रू टेस्टिंग करेंगे। उसके बाद आने वाले टाइम में 1-2 साल में वो बच्चा किस गेम में आगे अच्छा करेगा उसका चयन करके थ्रू साइंटिफिक टेस्टिंग। इसके करीब 81 टेस्ट हैं जो कि भारत सरकार की तरफ से, खेलो इंडिया की तरफ से बनाए गए हैं। 81 साइंटिफिक टेस्ट। उन 81 साइंटिफिक टेस्ट में कैसे हम यहाँ उनको करेंगे उस पर हम काम करेंगे। बीएड का जो प्रोग्राम है ये हमारा एनसीटीई से अप्रूव प्रोग्राम हम करते हैं। 4 साल का बीएड हमारा प्रोग्राम है जिसमें हमारे पास 200 की इंटेक है। उस 200 की इंटेक में हमने इस साल 200 लिए हैं और आगामी अगले जो 3 साल हैं हर साल हमारा इंटेक 200 का रहेगा। तो हमारी जो सीट कैपेसिटी है वो 800 की हो जाएगी। तो कितना उसका फैसिलिटी? 400 बॉयज़ का हॉस्टल नया बनेगा, 200 गर्ल्स का हॉस्टल नया बनेगा, एक सेंट्रल किचन की कैपेसिटी जो है वो डेवलप की जाएगी। कौन सा है, क्या मान के चलेगा? संस्थान का नैक का ग्रेड A++ था पहले जब हुआ था 2016 या 17 में। फिलहाल जो ग्रेडिंग है वो हमने अभी दे रखी है कि आप इसका रिव्यू करके हमें वापस देंगे। कल में मैंने ये देखा कि हमारे पास बहुत कैपेसिटी है काम करने की। हमारे पास ज़रूरत है कि हम किस तरह से हमारे लोगों में एक मोटिवेशन डाल के और उनकी कैपेसिटी डेवलप करके उन्हीं से ज़्यादा काम कराया जाए। मेस में गुणवत्ता के लिए मेस कमेटी बना दी गई है और मेस कमेटी लगातार उस पर काम कर रही है। असम के डिब्रूगढ़ जिले में जनजातीकरण के मुद्दे को लेकर एक विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। एकरा टोली से लाहोवाल तक मटक जनगोष्ठी के सदस्यों ने अपने हाथों में मशाल लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया है जिससे पूरा आसमान आग की लपटों से जगमगा उठा। अखिल असम युवा छात्र मटक सम्मेलन के नेतृत्व में जुलूस जनजातीकरण की मांग को लेकर आयोजित किया गया था। हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। सरकार से मटक जनगोष्ठी को एसटी का दर्जा देने की मांग की। मटक जनगोष्ठी के नेताओं ने भाजपा सरकार पर 10 वर्षों से जनजातीकरण के नाम पर धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मटक जनगोष्ठी को एसटी का दर्जा नहीं दिया गया तो सरकार के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। यह प्रदर्शन जनजातीकरण के लिए मटक समुदाय की आवाज को मजबूती से उठाने का प्रतीक था। उद्देश्य जो है हम लोग को जनजातीकरण, मटक जनजाति, मटक ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में लाना चाहिए। ये देश का स्वतंत्रता का बात से, क्योंकि हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑल असम मटक युवा छात्र सम्मेलन 1940 को ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 1940 को इनकॉर्पोरेटेड हुआ था ऑल असम मटक युवा छात्र। उसका 7 साल बाद आफ्टर 7 years बैक 1947 के बाद से आज तक लगातार 75 to 80 years डायमंड जुबली हो गया देश का स्वतंत्रता का। उसका बाद भी हम लोग का तरफ से जो डिमांड मांग उठा रहा है वो भी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एचपी, जो भी राजनीतिक दल हो, जो भी राजनीतिक दल दिल्ली में बैठा है, असम में बैठा है, स्टेट में, सेंट्रल में, किसी का हम देखा है जो किसी का कोई सद्भाव नहीं है। तो फिलहाल के लिए आपका राज्य में इतना ही। प्रदेश की और तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन।